दूसरा खुदा किस्त नंबर 29। मैं एशिया से यूरोप में आ गया था। यूरोप की सरजमीन पर मेरे कदम पड़ गए थे। एक छोटे से पुल ने मुझे एशिया से यूरोप पहुंचा दिया था। मुझे यहाँ से यूनान तक जाना था। सन 2006 में अभी तुर्की तरक्की के जीने आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ रहा था। उस दौर में तुर्की काफ़ी सख्ती करता था। मुशर्रफ ने ताज़ा तुर्की का एक दौरा किया था और तुर्की से वापस बंदे पाकिस्तान डिपोर्ट करने की मंजूरी दे दी थी। उस दौर में तुर्की से जो लड़के पकड़े जाते इन्हें ईरान के बॉर्डर पर लाकर ईरान की तरफ भगा दिया जाता था। तुर्की वाले लड़कों को बॉर्डर पर लाकर छोड़ देते और लड़के ईरान चले जाते थे, क्योंकि सामने तुर्की की फोर्सेस खड़ी होती थी और वापस आने वाले लड़के को गोली मार देती थी। लड़के तुर्की फोर्सेस के डर से मजबूरी में बॉर्डर क्रॉस करके वापस ईरान जाते और वहाँ से कुर्द अगवा कर लेते और फिर इनके घरों से तावान वसूल करते। मुशर्रफ तुर्की के दौरे पर आया तो यहाँ की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान लड़कों को स्टे देने की पेशकश की। ये स्टे दरअसल तुर्की में 40 दिन रहने का इजाज़तनामा होता है। तुर्की उस दौर में शाम और कुछ दूसरे अरब ममालिक को स्टे देता था। जो लड़का भी तुर्की में पकड़ा जाता इसे 40 दिन का स्टे दे दिया जाता और वो 40 दिन के अंदर तुर्की को बॉर्डर क्रॉस करके यूनान चला जाता था। मुशर्रफ ने स्टे लेने से इनकार कर दिया था और लड़कों को जहाज़ के डायरेक्ट डिपोर्ट करने का कह दिया था। तुर्की में अब जो भी पाकिस्तान लड़का पकड़ा जाता इसे PIA के जरिए पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाता था। सन 2006 से लेकर सन 2009 तक जितने भी लड़के तुर्की से डिपोर्ट हुए ये इस मुशर्रफ की मेहरबानी है। लड़के 2-2 महीने का असाब शिकन सफ़र करके तुर्की पहुँचते थे और अगर यहाँ भी पकड़े गए तो सिर्फ 5 घंटे में ही वापस। पाकिस्तान से 2 महीने का जानलेवा सफ़र सिर्फ 5 घंटों में ही ख़त्म हो जाता है। इस कानून के तहत ईरान भी लड़के वापस ले लेता था, क्योंकि पाकिस्तान लड़के वापस लेना शुरू हो गया था। इसी कानून के तहत दहशतगर्द और गैर मुल्की एजेंसियों के एजेंट भी पाकिस्तान चले जाते थे। मुशर्रफ ने पूरे मुल्क में खुली छूट दी हुई थी। कोई इंक्वायरी नहीं थी, कोई शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं थी। बस ईरानी गवर्नमेंट लड़कों को बॉर्डर पर लाती और पाकिस्तानी फोर्सेस लड़कों को वसूल करती और इन्हें थाने ले जाया जाता। 5-5 हज़ार फीकस थाने वाले जुर्माना वसूल करते और खामोशी से लड़का पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो जाता। फिर चाहे वो आम लड़का हो, गैर मुल्की एजेंट हो या दहशतगर्द, क्या फ़र्क पड़ता है। भूगंदा तो बाद में जरदारी और नवाज शरीफ को पड़ा था। शायद आप में से कुछ लोग मुशर्रफ के हक़ में हों और मुझे गालियाँ दे, लेकिन ये हकीकत है कि मुशर्रफ सिर्फ घर का कागजी शेर था। बैनुल-अक़वामी दबाव के आगे ढेर हो जाता था। आज TV पर आकर बड़ी बड़ी फड़के मारने वाले इसी बुज़दिल ने अमेरिका और यूरोप के हर फैसले पर अपनी आंखें बिछाई हैं। पाकिस्तान लड़के डिपोर्ट करना भी यूरोपीय यूनियन का फैसला था और इस मुशर्रफ ने इन लड़कों को कबूल किया था। बाद में जरदारी की हुकूमत आई तो इसने सब कुछ ख़त्म किया। सन 2009 से सन 2010 में सिगविया ऑपरेशन करने वाला यही जरदारी है जिससे आज पूरा पाकिस्तान गालियाँ निकाल रहा है। इस ऑपरेशन के तहत यूनान में पहले स्टे देना बंद किया गया और जो लड़के गैर कानूनी और बगैर स्टे के यूनान में रहते थे इनको पकड़ते पाकिस्तान एम्बेसी के एक सादा लेटर बनाकर पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाता। सैकड़ों लड़कों को ऐसे डिपोर्ट किया गया। जरदारी को पता चला तो इसने लड़के लेने से इनकार कर दिया। इसने यूनान, तुर्की और ईरान गर्ज दिया कि कहीं से भी लड़के लेने से इनकार कर दिया। यूरोपीय यूनियन ने बहुत ज़ोर लगाया, लेकिन यही जरदारी अड़ गया। इसने यूनान से पाकिस्तानी एम्बेसडर को इस्लामाबाद बुलाकर मना किया। यूनान की गवर्नमेंट 3-3 साल तक लड़कों को जेल में रखा। उस दौर में पूरा यूनान जैसे जेल बन गया था। फ़ौज की पुरानी बैरकों को भी खाली करवाकर इनको जेल बनाया गया। हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी लड़कों को पकड़ा गया, लेकिन यही जरदारी डट गया। यूरोपीय यूनियन के सामने ये शख्स खड़ा रहा और आखिरकार यूनान को अपना सिगविया ऑपरेशन ख़त्म करना पड़ा और उन लड़कों को छोड़ दिया। अब नवाज शरीफ की हुकूमत में एक बार फिर डिपोर्ट करना शुरू किया, लेकिन इस बार चौधरी निसार अड़ गया। यूरोपीय यूनियन का दबाव है नवाज हुकूमत पर। जर्मन गवर्नमेंट ने पता नहीं कौन कौन से मराद देने का वादा किया, लेकिन नवाज शरीफ हुकूमत एक भी लड़के को वापस नहीं लेती। मैं कदना सा राइटर हूँ और किसी भी पार्टी के हक में नहीं हूँ। नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों मुल्क की सियासी पार्टियाँ हैं और अगर उन्होंने हम तारकीन वतन के लिए कुछ अच्छा किया है तो मुझे इसका इकरार करना चाहिए। चौधरी, निसार या जरदारी अगर यूनान या जर्मनी के आगे आकर खड़े हुए हैं और उन्होंने अगर अपने मुल्क के वक़ार में सौदा नहीं किया है तो मुझे इनको दाद भी देनी चाहिए। इन दोनों आदमियों के हम तारकीन वतन पर एहसान है और मुझे इन दोनों से मोहब्बत है। मैं इस्तांबुल पहुँच गया था। मेरी जेब में काफ़ी रकम थी। ये पैसे मैंने ईरान में काम करके कमाए थे। अहमद के चचा ने मुझसे कोई पैसा वसूल नहीं किया था और 2.5 महीने की तनख्वाह मेरी जेब में तुर्की रुपयों की सूरत में मौजूद थी। ये पाकिस्तानी 25,000 से ज़्यादा रुपए बनते थे। सन 2006 में 25,000 उस वक्त डॉलर भी 65 रुपये का था। मैंने रास्ते में लड़कों से मालूमात ली थी और कुछ मेरी अपनी भी मालूमात थी। यूनान और तुर्की के बॉर्डर पर बहुत सख्ती थी, लेकिन ये यूरोपीय बॉर्डर था और जहाँ जान का कोई ख़तरा नहीं था। इधर ना तो बलोची थे और ना ही कुछ जंगजू। यहाँ सिर्फ यूरोपीय लोग ही बसते थे, इसलिए सिर्फ पुलिस या आर्मी का ही डर और किसी चीज़ का डर नहीं था। मैंने अकेले ही बॉर्डर क्रॉस करने का फ़ैसला कर लिया।
इस्तांबुल में अरबी नस्ल के काले बालों वाले और यूरोपीय नस्ल सुनहरे बालों वाले दोनों ही नस्लों के लोग रहते हैं। हाँ, तुर्कियों का रंग हमसे ज़्यादा गोरा होता है जो काले बालों वाले होते हैं। दूसरे सुनहरी बालों वाले तो यूरोपीय नस्ल के सफ़ेद गोरे होते हैं। मेरे चेहरे पर अभी हल्की हल्की दाढ़ी आ रही थी और रंग भी गोरा था। मैं इन काले बालों वाले तुर्की अफराद से थोड़ा मिलता जुलता था, इसलिए मुझे इस्तांबुल में चलने फिरने में कोई मुश्किल नहीं थी। 1.5 करोड़ की इस आबादी वाले शहर में एक पाकिस्तानी लड़के को कोई भी नुक्स नहीं पहचान सकता था। मुझे यहाँ की ज़ुबान नहीं आती थी, सिर्फ बोलने से पता चल सकता था कि मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। मुझे इंग्लिश आती थी और मैं काफ़ी रवानी से इंग्लिश बोल सकता था। इतनी रवानी से इंग्लिश बोलने की सूरत में कोई सयाही लगता था, डंकी लगाने वाला गरीब पाकिस्तानी नहीं। मैं चलते चलते इस्तांबुल के बस अड्डे पर पहुँच गया। मैं यहाँ से सिल्योरी जाना चाहता था। इस्तांबुल से यूनान का बॉर्डर 200 किलोमीटर दूर था और मैं यहाँ से सीधा बॉर्डर जाने वाली बस नहीं ले सकता था। सरहदी शहर एड्रन या कैसिन जाने वाली बसों की चेकिंग हो सकती थी। यूनान जाने वाले लड़के कैसिन की तरफ से बॉर्डर क्रॉस करते थे। यहाँ से अलेक्जेंड्रा पुली नज़दीक था, जहाँ से लड़कों को टैक्सियों के ज़रिए सेलोनिकी लाया जाता और सेलोनिकी से आगे फिर एथेंस शहर की तरफ ले जाते थे। मैं नीचे से बॉर्डर क्रॉस करने के बजाय ऊपर एड्रन की तरफ से जाना चाहता था। मैं एड्रन से बॉर्डर क्रॉस करता और वहाँ से अलेक्जेंड्रा पुली के जाने के बजाय कुमुंती चला जाता और फिर एक्सनथी से सेलोनिकी के लिए बस पकड़ने की कोशिश करता। कुमुतीथी और एक्सनथी दोनों तुर्क मुस्लिम अक्सरियती यूनानी शहर थे। ये दोनों शहर मेन रोड से हटकर थे और इसलिए यहाँ कोई भी सख्ती नहीं थी। मैं आसानी से एक्सनथी से सेलोनिकी बस पकड़ सकता था। इस्तांबुल के बस अड्डे से मैंने सेलोरी की टिकट ली। सेलोरी इस्तांबुल से 60 किलोमीटर दूर इस्तांबुली का शहर था। 15 लाख आबादी वाला ये शहर मारामारा समंदर के किनारे पर है। सेलोरी से मैंने कोलरू शहर की टिकट ली। ये शहर सेलोरी से एड्रन जाने वाले मेन रोड से हटकर एक लिंक रोड पर वाक़ था। यहाँ से लोकल बस लोगीबर्गस जाती थी। लोगीबर्गस से यूनान सिर्फ 70 किलोमीटर दूर था। 1 लाख से ज़्यादा आबादी वाले इस शहर में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं। इसके अलावा खेती बाड़ी भी बहुत होती है। शहर से बाहर आपको हर तरफ सूरजमुखी और मकई के खेत नजर आएंगे। यूरुलो से मैं लोकीबर्गस पहुँच गया। रात के 8 बज चुके थे। मैं पैदल 70 किलोमीटर का सफ़र तय नहीं कर सकता था, इसलिए बस अड्डे से बाहर निकलकर बड़ी देर तक सोचों में गर्क रहा। आखिर मैंने एक और रिस्क लेने का फ़ैसला किया। मैंने रात शहर से बाहर किसी खेत में गुजारने का फ़ैसला किया। मकई के बड़े बड़े खेत, इसलिए मुझे छुपने का कोई मसला नहीं था। छोटा सा शहर था। मैं आधे घंटे में ही शहर से बाहर निकल गया और काफ़ी दूर जाकर एक खेत में दाखिल हो गया। मकई अभी कच्ची थी। मकई में दाना बन गया था, लेकिन अभी दूध था। मैंने साधारण मकई के कच्चे भुट्टे खाए और खुदा का शुक्र अदा किया। कच्ची होने की वजह से मकई खाने के काबिल थी। अगर थोड़ी और सख्त हो जाती तो फिर उबाल कर ही खाई जा सकती थी। खेत के अंदर बहुत हबस थी और मेरी रात बहुत आराम से गुजर गई। सुबह 5 बजे के करीब मैं खेत से बाहर निकल आया। मैंने अपने कपड़ों को अच्छी तरह साफ़ किया और सोसा जाने वाले रोड पर खड़ा हो गया। मुझे इस रास्ते पर आने वाली बस को रोक कर इसमें बैठना था। 6 बजे के करीब एक बस गुजरी तो मैंने इसको हाथ के इशारे से रोका। बस रुकी तो मैं इसमें बैठ गया। ड्राइवर को सोसा जाने के लिए पैसे दिए और आराम से बस की सीट से पुश लगाकर आंखें बंद कर ली। सोसा लोलीबर्ग से 50 किलोमीटर दूर था। बस ने 1 घंटे में जो सोसा उतारा और एड्रन की तरफ रवाना हो गई। बस रास्ते में छोटे छोटे गांव में रुकती आई थी, इसलिए 50 किलोमीटर का फासला तय करने में 1 घंटा लगा था। यह छोटा सा बहुत प्यारा गाँव था और बॉर्डर से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर था। गाँव से बाहर तहद्दे निगाह मकई के बड़े बड़े खेत नज़र आ रहे थे। मैं 7 बजे ही इधर पहुंच गया था। दिन को सफ़र करना बहुत ख़तरनाक था क्योंकि ये बॉर्डर एरिया था और सादा कपड़ों में भी पुलिस वाले इधर घूमते थे, इसलिए अभी मुझे एहतियात की ज़रूरत थी। मैं बिल्कुल किनारे पर पहुंच गया था और पाकिस्तान डिपोर्ट नहीं होना चाहता था, इसलिए तेज़ी से चलता हुआ गांव से बाहर आया और गांव से 3-4 किलोमीटर दूर एक खेत में घुस गया। मुझे सारा दिन यहीं रहना था और रात को मैं यहाँ से निकलता और बॉर्डर की तरफ चला जाता। मैं रात को 2 से 3 बजे के दरमियान बॉर्डर क्रॉस करना चाहता था। बॉर्डर एक बहुत बड़ी नहर थी जो तकरीबन 50 फीट के करीब चौड़ी थी और गहरी भी थी। ये नहर बुल्गारिया से निकलती थी और तुर्की और यूनान के बॉर्डर पर चलती हुई समंदर में जा गिरती थी। मैं सारा दिन इधर मकई के खेत में ही रहा। शाम को 6 बजे के करीब मैं बाहर निकल आया। अभी अंधेरा होना बाकी था, लेकिन मुझे चूँकि 2 बजे तक बॉर्डर पर पहुँचना था, इसलिए मैं जल्दी से बाहर निकल आया और तेज़ी से खेतों के दरमियान से होता बॉर्डर की तरफ जाने लगा। 1 घंटे में ही रात का अंधेरा छा गया तो मेरे लिए आसानी हो गई। अब मैं आराम से जा सकता था, इसलिए मैं तेज़ी से चलने लगा। आसमान पर चाँद निकल आया था। जब हमने ईरान से सफ़र शुरू किया था उस वक्त चाँद की आखिरी तारीखें चल रही थी, लेकिन अब पूरा चाँद आसमान पर चमक रहा था और इसकी रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी।
ये ठीक रोशनी थी, ये सामने सब वाज़ेह नज़र आता था, लेकिन दूर से कुछ नज़र नहीं आ रहा था। रात को 2 बजे के करीब मैं बॉर्डर से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर रह गया था। ये सारा जंगल था और दलदली इलाका था और इस इलाका में गाड़ी नहीं आ सकती थी, इसलिए यहाँ सख्ती भी नहीं थी। मुझे नहर में पानी जलने की आवाज़ यहाँ तक आ रही थी और मेरा खून तेज़ी से गर्दिश कर रहा था। मैं बगैर एजेंट के यहाँ तक पहुँच गया था और 1 घंटे में नहर क्रॉस करके यूनान चाहता। मेरे लिए अमृत सफ़र आसान होना शुरू हो गया। ये सब कुछ इतनी आसानी से हो रहा था कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था। शायद ईमान की दुआ काम कर रही थी। ईमान, मैंने आयशा से पुकारा तो वो अचानक मेरे साथ साथ चलने लगी। मैंने ईमान के चेहरे पर देखा, ज़िंदगी से भरपूर आंखें मुस्कुरा रही थी। राज़ी, यूनान जा रहे हो? इसने मुस्कुराते पूछा तो मैंने जल्दी से इसका हाथ पकड़ लिया। हाँ ईमान, देख लो तुम्हारा राज़ी आखिर यूनान आ ही गया है। तुम्हारी मोहब्बत में बहुत ताकत है, यही ताकत एक दिन मुझे अमेरिका पहुंचाएगी और फिर मेरी मोहब्बत तुझे एक बार फिर मेरी ज़िंदगी में वापस ले आएगी। मैंने आहिस्ता से कहा, राज़ी, मैं शादीशुदा हूँ, मुझे मुझसे मोहब्बत करने वाला मेरा शौहर है, मैं कैसे इसको छोड़ सकती हूँ? इसने मेरी गालों को छूते हुए कहा, नहीं ईमान, तुम सिर्फ मेरी हो, दुनिया की कोई ताकत, कोई कानून तुम मुझसे जुदा नहीं कर सकता। ईमान, मोहब्बत का कोई मज़हब नहीं होता और मेरा भी कोई मज़हब नहीं। तुम ही मेरा मज़हब हो और तुम ही मेरी मोहब्बत हो। मैं जोश में बोलता चला गया। इससे मेरे मुंह पर हाथ रखकर मुझे चुप करवा दिया। राज़ी, ख्वाब बहुत देखने लगे हो, इनके टूटने से बहुत दर्द होता है। अचानक 2-3 आदमी मुझ पर झपट पड़े और मुझे ज़मीन पर गिरा दिया। ईमान मेरी नज़रों से ओझल हो चुकी थी और वो आदमी मुझे ज़मीन पर गिराए मेरे हाथों में हथकड़ी डाल रहे थे। मैं नहर से 1 किलोमीटर पीछे ही पकड़ा जा चुका था। उन्होंने मुझे हथकड़ी लगाई और उठ खड़े हुए। मैं ज़मीन पर बंधा सोच रहा था। खुदा ने अपने वजूद का एहसास दिला दिया था। मेरी मंजिल एक बार भी मुझसे दूर हो गई थी। 6-7 महीने का ये सफ़र जो मैंने कराची से शुरू किया था अब ज़ीरो हो गया। ये लोग 1-2 दिन में मुझे वापस डिपोर्ट कर देते और फिर मैं फिर से पैसे इकट्ठे करना शुरू कर देता, ईरान जाने के लिए, तुर्की जाने के लिए और फिर यूनान जाने के लिए। वो दिन वो पुलिस वाले थे जो मुझे हथकड़ी लगाकर वायरलेस से पीछे इत्तला कर रहे थे। उन्होंने एक लड़के को बॉर्डर क्रॉस करते हुए पकड़ लिया था, इसलिए मुस्कुरा रहे थे। अपने बूटों की टो से बार बार मुझे हिला रहे थे। वो बहुत खुश थे, जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा दहशतगर्द पकड़ लिया हो। बंदों के दिलों का हाल सिर्फ खुदा ही जानता है, वरना अगर पुलिस वालों को पता चल जाता कि जिस लड़की को उन्होंने पकड़ा है वो एक गरीब पाकिस्तानी लड़का है जो एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए गुर्बत की दलदल से निकलकर अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाने के लिए बात यहाँ तक पहुँचा है और इस वक्त ज़मीन पर पड़ा किस दर्द व अज़ियत से गुजर रहा है, अगर इसका 1% भी इनको पता चल जाता तो वो कभी भी ना मुस्कुराते। लेकिन खुदा ने इंसान की फितरत में ही ज़ालिमानापन रखा है। ये जब जुल्म करने पर आता है तो बड़े बड़े जानवरों को भी पीछे छोड़ देता है। उस वक्त मोबाइल फ़ोन का इतना रिवाज आम नहीं हुआ था, वरना वो मेरे ऊपर खड़े होकर तस्वीरें भी बनवाते। 1 घंटे में पुलिस की एक पार्टी आ गई। उन्होंने मुझे साथ 15-20 मिनट का फासला तय करने के बाद एक कच्चे रोड पर आ गए। वहाँ पुलिस की गाड़ी खड़ी थी और मुझे इसमें बिठाकर एलसी गांव की तरफ चल दिए। यहाँ एक आर्जी पुलिस कैंप बना हुआ था। इस तरफ से जो भी लड़के बॉर्डर क्रॉस करते हुए पकड़े जाते इन्हें इसी कैंप में लाया जाता और दूसरे दिन एडन की तरफ भेज दिया जाता, जहाँ से इस्तांबुल और फिर वापस पाकिस्तान, जहाँ पर बड़ी बेताबी से हमारा सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ हमारा इंतज़ार कर रहा होता। शायद इसे हम लोगों की ज़्यादा ही ज़रूरत थी, इसलिए तो जहाज़ की टिकट भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अदा करती थी। मुझे रात को ही एलसी पहुँचाया गया। ये एक वसी जगह थी जिसकी दीवारों पर खारदार तारे लगाई हुई थी। अंदर की तरफ 4 कमरे थे। इनमें से 2 कमरों को ऑफिस के तौर पर जबकि बाकी 2 कमरों को सेल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पर मुझे अहमद भी मिल गया, वो भी आज रात एसएलसी डंकी लगाते हुए पकड़ा गया था। ये 50 लड़कों का काफिला था जो रात को इधर से नहर क्रॉस करते हुए पकड़े गए थे। पुलिस वालों ने अहाते में ले जाकर मेरी हथकड़ी खोल दी। नाम क्या है और किस मुल्क से आए हो? एक 40-45 साल पुलिस वाले ने मुझसे पूछा। वो टेबल की दूसरे बैठा हुआ था और मैं इसके सामने खड़ा था। नाम क्या है तुम्हारा और किस मुल्क से आए हो? इसने एक बार मुझसे सवाल किया। जॉर्ज डब्ल्यू बुश, अमेरिका से आया हूँ। क्या रिपोर्ट कर सकते मुझे अमेरिका? मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा तो वो हंसने लगा। वाह मिस्टर बुश साहिब, हमारे मुल्क में तशरीफ़ लाए हैं। सर गलती हो गई। ओए कुर्सी दो, सदर साहिब को कितनी देर से खड़े हैं? 40 साल तुर्क पुलिस वाले ने सामने खड़े कांस्टेबल को कहा तो इसने कुर्सी को मेरी तरफ खिसकाया तो मैं इस पर बैठ गया। सर जी, ये तो हमारे लिए नसीब की बात है जो आप जैसे बड़े लोग हमारे मुल्क में तशरीफ़ लाए हैं। वो अभी तक मेरी अमेरिका वाली बात इंजॉय कर रहा था। मैं ईरान से आया हूँ। कि ये मुमकिन है कि आप लोग मुझे सलमास की तरफ से ईरान रिपोर्ट कर दें? मैंने इसे बताया तो मुस्कुराने लगा। मैंने इसे सलमास के उस गांव का पता लिखवाने लगा जहाँ मैंने खेतीबाड़ी का काम किया था। वो गांव का नाम सुनकर अचानक चौंक गया। हुसैन, उस गांव से एक और लड़का भी आज रात पकड़ा गया है। ईरानी, क्या नाम है इसका?
इस पुलिस वाले ने कांस्टेबल हुसैन से पूछा तो वो सोचने लगा, जी जी सर, अहमद नाम है शायद इसका। अहमद का नाम सुनते ही मैं परेशान हो गया। वो भी इधर पकड़ा गया था और इस मासूम लड़के ने अपना असल नाम पता बता दिया था। दुख की एक तेज़ लहर मेरे वजूद में सरायत कर गई। हम दोनों ही पकड़े गए थे। जाओ इसका लेकर आओ, क्या इसे पहचानता है? कांस्टेबल हुसैन बाहर चला गया और थोड़ी देर बाद अहमद को लेकर आ गया। मैं कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। अहमद भी देखते मुझसे लिपट गया। वो रो रहा था, लिपट रहा था और मुझे मार रहा था। पुलिस वाले अहमद का अंदाज देख कर हैरान रह गए। राज़ी पे वादा करो, आज के बाद मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। तुम्हारे बगैर मैं इस मुल्क में नहीं रह सकता। हमारी किस्मत में यूरोप ही लिखा नहीं भाई। हम ऐसे ही सारी ज़िंदगी भागते दौड़ते रहेंगे। वो मुझसे लिपटा रो रहा था और मैं इसके सर पर हाथ रखा और इससे प्यार से ख़ुद को अलहदा किया। अहमद भाई रोते नहीं हैं, बल्कि ज़िंदगी का मुकाबला मर्दों की तरह करते हैं। ज़िंदगी में बहुत से इम्तिहान आते रहते हैं और हमें इन इम्तिहानों का डटकर मुकाबला करना चाहिए, हारना नहीं। बस हार का मतलब सिर्फ मौत होता है। जब ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है तो हर किस्म की जद्दोजहद भी ख़त्म हो जाती है। हमारी उम्र अभी सिर्फ 20 साल की हुई है और हम इतनी जल्दी हार मानकर घर में नहीं बैठ सकते। गुर्बत और मुफलिसी की जिस ज़िंदगी को हम पीछे छोड़ कर आए हैं, एक बार फिर उसी दलदल में वापस जा रहे हैं। लेकिन हौसला भी बुलंद है। ये छोटी छोटी रुकावटें आती रहती हैं और इन रुकावटों से बचकर निकलना ही ज़िंदगी है। मैंने पुलिस वालों की तरफ इशारा करते हुए कहा तो पुलिस वाले मुस्कुराने लगे। जी तो जानबूझ साहिब, अब अपना नया नाम भी बता दो ताकि हम आपके आराम का बंदोबस्त कर सकें, इसने तंज करते हुए कहा तो मैंने अपना नाम राज़ी हुसैन बताया और उन्होंने यही नाम लिख लिया। वैसे भी ये कागजी कार्रवाई थी और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो हर हालत में डिपोर्ट कर देते थे। उन्होंने मुझे भी अहमद के साथ ही कमरे में बंद कर दिया। यहाँ एक ही कमरे में 50 के करीब लड़के थे। मैं अहमद को लेकर कमरे के कोने में जाकर बैठ गया। 50 के करीब लड़के होसा से पैदल बॉर्डर की तरफ जा रहे थे जब पुलिस वालों ने पकड़ लिया। टोटल 7 के करीब लड़के थे, जिनमें से 50 लड़के पकड़े गए और बाकी भाग जाने में कामयाब हुए थे। जब पुलिस का छापा पड़ता है तो ये लड़कों को डराने के लिए 1-2 फायर कर देते हैं। लड़के फायर की आवाज़ से डर कर बैठ जाते हैं, भागते नहीं। पुलिस वाले 10 के 15 के करीब होते हैं। वो लड़कों को इकट्ठा बिठाकर ऊपर खड़े हो जाते हैं और पुलिस की बड़ी गाड़ी आने तक लड़कों के सरों पर ही खड़े रहते हैं। पुलिस की छापे की सूरत में कुछ लड़के हिम्मत करके भाग निकलते हैं। पुलिस वाले ज़्यादातर हवाई फायरिंग ही करते थे। यूनान के बॉर्डर पर बहुत कम ही सीधा फायर मारने का वाक़या होता था। वो लड़के इसी मौका का फ़ायदा उठाकर भाग निकलते थे। पुलिस वालों के हाथ जितने लड़के साथ आते थे वो इतने ही लड़कों को पकड़ लेती। बाकी लड़के जंगल में भागते रहते थे, या तो फिर एजेंटों के हाथ लग जाते या फिर पुलिस की गश्ती पार्टियों के। अगर एजेंटों के हाथ लग जाते तो बच जाते और एजेंट इनको वापस सेफ हाउस ले जाते और कुछ दिन बाद फिर से बॉर्डर क्रॉस करवाने की कोशिश करते थे। अगर पुलिस की गश्ती पार्टियों के हाथ चढ़ जाते तो फिर पुलिस वाले ही इन्हें लेकर इधर आ जाते थे। मैं अहमद को लेकर एक कोने में बैठा हुआ था। मुझे यह बैठे अभी 10 मिनट ही हुए थे जब दरवाज़ा खुला और एक पुलिस वाला ब्रेड, टमाटर, चीज़ और एक साशे पैकेट जैम का मुझे पकड़ा गया। मैंने ब्रेड के 2 टुकड़े किए और एक टुकड़ा अहमद की तरफ बढ़ा दिया। नहीं भाई, आप खाओ, हम सब ने खाना खा लिया है। अहमद ने मुझे मना करते हुए कहा, नहीं यार खाओ, मैंने रस्से से खाना खा लिया था। अभी दोनों भाई मिलकर आधा आधा खाते हैं। शायद ये हमारा आखिरी खाना हो, क्योंकि सुबह इन लोगों ने हमें एड्रेस भेज देना है और फिर तुम ईरान चले जाओगे और मुझे पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाएगा। क्यों भाई, आपने भी तो मेरे गांव का पता लिखवाया है। आप मेरे भाई हो, आपको भी ईरानी डिपोर्ट किया जाएगा। अहमद ब्रेड को एक साइड पर रखते हुए बोला। वो 1 सेकंड में ही परेशान हो गया था। नहीं यार, मुँह से भाई कहने से कुछ नहीं होता है। ये फारसी नहीं आती। इस्तांबुल में मुझे फ़ारसी ट्रांसलेटर के सामने खड़ा किया जाएगा और वो फ़ौरन ही पहचान लेगा कि मैं फ़ारसी नहीं हूँ बल्कि किसी और मुल्क का बाशिंदा हूँ। मुझे पाकिस्तान डिपोर्ट कर देंगे। मेरी किस्मत में वापस पाकिस्तान जाना ही लिखा है। मैं फिर वापस आऊँगा और एक बार फिर यूनान जाने की कोशिश करूँगा। जब तक ज़िंदगी है कोशिश तो करनी है। मैंने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। मेरा दिल अंदर से कट रहा था क्योंकि 6-7 महीने की मेहनत ज़ाया हो गई थी। दोबारा पाकिस्तान से चलना बहुत मुश्किल था और ना ही मेरे पास इतने पैसे थे। मैं 7 महीने में यहाँ तक पहुँचा था। दोबारा यहाँ तक आने में मज़ीद 1-1.5 साल लग जाता। मैं घर नहीं जाना चाहता था। एक बार फिर बहावलपुर छोड़ दिया तो दोबारा बहावलपुर नहीं जा सकता था और ना ही कराची जाना चाहता था। नवीद की फैमिली और निर्मा का सामना नहीं कर सकता था। उनका जवान बेटा इन राहों पर चलते हुए मारा गया था और अगर मैं उनके पास चला जाता तो मुझे कभी भी दोबारा जाने ना देते। लेकिन मैंने तो वापस आना ही था। मेरी ज़िंदगी अपनी राहों के ताने बाने बुनती हुई ख़त्म हो जाती। मैं अमेरिका का रहने वाला हूँ। मुझे पुलिस वाले के सामने कहा वो फिक्रा याद आ गया। अमेरिका, आखिर अमेरिका में भी तो लोग बसते हैं। वहाँ भी तो रोज़ाना हज़ारों बच्चे पैदा होते होंगे। इन्हें बगैर कोई मेहनत किए उस मुल्क की शहरियत मिल जाती है जिसके लिए लोगों की हड्डियाँ तक घुल जाती हैं।
लेकिन फिर भी बेमराम रहते हैं। यूरोप में रहने वाले लोगों को पता ही नहीं कि कितने खुशकिस्मत हैं। ये उन मुल्कों की शहरियत रखते हैं जिन तक पहुंचने के लिए हज़ारों लोगों ने अपनी जानें दे दी थी। ईरान, तुर्की और यूनान के बॉर्डर पर हज़ारों लड़कों की हड्डियाँ मिलेंगी। इस रास्ते के मुसाफिर बनते बनते मौत के मुसाफिर बन गए, जिनकी लाशें पहाड़ों पर गलती सड़ती रहीं और जिन्हें जंगली जानवरों ने खा लिया। तुर्की से यूनान जाने वाली पता नहीं कितनी कश्तियाँ समंदर की नज़र हो गई और इसमें बैठे हुए 20-20 साल के खूबसूरत नौजवान समंदर की खुराक बन गए, लेकिन इन्हें यूनान की सरजमीन नसीब न हुई। ये सोचते सोचते मेरे दिल ने अचानक जैसे धड़कना बंद कर दिया और मैं एक तरफ को लुढ़कता चला गया। अहमद ने मुझे गिरते देखा तो चीखना शुरू कर दिया। वो ज़ोर ज़ोर से मुझे झंझोड़ रहा था। मेरा दिल सिर्फ एक लम्हे के लिए रुका और अहमद के झंझोड़ने से फिर हरकत में आ गया, लेकिन मेरा दिल उठने को तैयार नहीं कर रहा था। मुझे अहमद पर गुस्सा आ रहा था। अच्छा खासा इस दुनिया की सारी तकलीफ़ों को खैरबाद कहकर जा रहा था, लेकिन अहमद ने फिर वापस बुला लिया। इसके 3-4 मुसलसल झटकों ने मुझे दोबारा सांस लेने पर मजबूर कर दिया और मैं वापस आ गया। मुझे खांसी लग गई और मैं खांसता चला गया। अहमद ने मुझे वापस आते देखा तो चीखना बंद कर दिया। भाई आप परेशान मत हो, खुदा कुछ बेहतर ही करेगा, इतनी जल्दी तो हौसला मत हारो, हम फिर कोशिश करेंगे। आखिर कब तक ये ऐसे ही रोकते रहेंगे? एक दिन हम दोनों जर्मनी की गलियों में आज़ादाना घूम रहे होंगे। इसे मेरे बालों पर उंगलियां फेरते हुए कहा। मैं खाली खाली नज़रों से अहमद की तरफ देखने लगा। अहमद पर एक शख्स है जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। एक लड़की थी जो 30,000 में बिककर हमारे गांव आई थी। 10 साल की उम्र में इसकी 50 साल बूढ़े से शादी हुई थी। 10 साल की कोई उम्र होती है शादी की, लेकिन फिर भी इसे एक बूढ़े की झोली में डाल दिया गया। इसकी मोहब्बत की उम्र भी नहीं थी, लेकिन फिर भी इसे मोहब्बत करना पड़ी। अहमद भाई, पाकिस्तान में हम 4 भाई और एक बहन है। हम भी खेती बाड़ी का काम करते हैं। मेरी माँ आज भी घर के दरवाजे पर खड़ी मेरा इंतज़ार कर रही है, लेकिन मैं मोहब्बतों के चक्रों में पड़ गया। ईमान नाम था इसका, जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। वही ईमान जो 30,000 में बिककर हमारे गांव आई थी। 10 साल की उम्र में 50 साल के बूढ़े के हाथों सारी रात अपनी इज्जत की धज्जियाँ उड़ते हुए देखना मेरी आंखें नम हो रही थी। भाई, इस छोटी सी लड़की ने अपनी ज़िंदगी में वो जुल्म बर्दाश्त किया है जिसका आप और मैं सोच भी नहीं सकते। वो क़यामत की रातें थी जिस मासूम लड़की ने बर्दाश्त की। ये रातों के मुकाबले में ये सर्द रातें कुछ भी नहीं हैं। मैंने सिर्फ एक रात वो क़यामत देखी थी और उसकी जलन आज भी मेरे सीने में उठती है। यहाँ तक कि मुझे रात को सर्दी नहीं लगती। मैं इसी लड़की के ख्वाबों को पूरा करने अमेरिका जाना चाहता हूँ। मैं उठकर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। अहमद भाई, आप सोच भी नहीं सकते कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूँ। इसी महबूब की एक झलक के लिए मैं अपनी सारी ज़िंदगी लुटा सकता हूँ। मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ ताकि इसे अपने साथ ले जा सकूँ। इसे दिखा सकूँगे ये ज़िंदगी पाकिस्तान से बाहर कितनी खूबसूरत है। इसने ज़िंदगी में बहुत दर्द बर्दाश्त किए हैं और अब मैं इसके दर्दों की दवा बनना चाहता हूँ। इसके लिए जीना चाहता हूँ। यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर नहर है, उसके दूसरे किनारे पर यूनान है और मैं आज ज़िंदगी के इतने नज़दीक आकर हार गया हूँ। सिर्फ 1 किलोमीटर का ये फ़ासला तय करने के लिए मुझे मज़ीद 1 साल और लग जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आऊँगा एक नए हौसले और नए जज्बे के साथ और इस नहर को क्रॉस करके यूनान जाऊँगा। मेरी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे और मैं रो रहा था। ईमान की यादें एक बार फिर ताज़ा हो गई थी और मेरा दिल अंदर से कटना शुरू हो गया था। दरअसल ईमान की शादी 50 साल बूढ़े असलम से हुई थी, जो इसे 30,000 में ख़रीद कर लाया था। मैं इसी ईमान से मोहब्बत करता था। राजी भाई, मैं भी आपके साथ पाकिस्तान जाना चाहता हूँ। मुझे आपका गांव देखने का बहुत शौक़ है। अब सुबह हो गई थी। मैं सारी रात अहमद को अपनी दास्तान सुनाता रहा। ईमान के साथ गुजरे एक एक पल की दास्तान मैंने अहमद को सुना दी थी। अहमद अब मेरा गाँव देखना चाहता था। राजी भाई, एक बार आपके गाँव चलते हैं और फिर दोबारा यूनान की तरफ डंकी लगाएंगे। इससे मेरा बाजू पकड़ते हुए कहा। नहीं अहमद, मैं गांव वापस नहीं जाना चाहता। मैं एक बार जब गांव से आ गया तो अब सिर्फ आगे ही को सफ़र करूंगा। या तो रास्ते में कहीं मर जाऊंगा या फिर अमेरिका पहुंच जाऊंगा, लेकिन वापस नहीं जाऊंगा। मेरे घर में 3 भाई और हैं। एक मेरे चले जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग मर भी तो जाते हैं ना, और मैं भी इनके लिए मर गया हूँ। मुझे अपने बाप से नफ़रत है और यही नफ़रत मुझे घर जाने से रोक रही है। मेरे उस बाप ने ईमान के साथ बहुत जुल्म किया था। मैं मोहब्बत करने वाला इंसान हूँ और मुझे नफ़रत करना ही नहीं आता। मुझे सबसे मोहब्बत है, लेकिन मेरी ईमान अगर मेरे बाप से नफ़रत करती है तो मैं भी करता हूँ। शायद हम दोनों कभी भी इसे माफ़ ना कर सके। यकीन करो अहमद, मेरा बाप ईमान से मोहब्बत करने लगा था। मेरा बाप भी उससे मोहब्बत करता था, लेकिन इनकी एक छोटी सी गलती ने
मेरी और ईमान दोनों की ज़िंदगी तबाह कर दी। तुम अगर पाकिस्तान जाना चाहते हो तो चले जाना। राजस्थान के इस छोटे से गांव से रेगिस्तानी गांव में तुम्हें हर तरह मेरी और ईमान की मोहब्बतों की कहानियाँ मिलेंगी। लेकिन मैं और ईमान इन गलियों में नहीं होंगे, बल्कि सिर्फ मेरी माँ इन गलियों में घूमती नजर आएगी। उसे मेरी खैरियत की खबर दोगे तो उसे कुछ सुकून आ जाएगा। जाओ और हमारे राजस्थान को घूमनी कहो, रेत के इन बड़े टीलों को घुमा घुनी कहो जो सदियों से बारिश के एक एक कतरे को तरसते रहते हैं। राजस्थान में उतरने वाली इस चांदनी को घुमा घुनी कहना जो चांदनी रातों में पूरे राजस्थान को मुनव्वर करती है। मैं राजस्थान के सहराई हुस्न में खो गया था और दिन का उजाला चारों तरफ फैलना शुरू हो गया था।